नमस्कार। आरो यारो और यूपीपीसीएस प्री के लिए घटनासार करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का ये पार्ट 10 है। इसके बाद में खेल से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और पुरस्कारों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स बचेंगे और इसी के साथ आपकी घटनासार की अर्धवार्षिकी वाली बुक जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इस महीने के बाद में यानी दिसंबर के बाद में चाहे घटना चक्र की आंख वाली जो बुक आती है करंट अफेयर्स की आई दृष्टि आती है, चाहे घटनासार की बात हम करें, इसका पूरे साल का एक संस्करण आएगा जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो उस बुक को भी मैं यहाँ से आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। इसके साथ साथ आरो यारो या यूपीपीसीएस प्री के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, वो मैं आपको चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयोग और समितियों के बारे में। मणिपुर में शांति समिति का गठन, केवल उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें और जो चीज़ें कुछ काम की नहीं है उन पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है। तो मणिपुर में शांति समिति का गठन हुआ था 10 जून 2023 को। और मणिपुर की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ये जो है इस समिति के अध्यक्ष थी। इनकी अध्यक्षता में ही केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किया था। समिति के सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री भी इसमें शामिल थे, सांसद थे, विधायक थे और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी जो है इस समिति में शामिल थे। समिति के अधिकार क्षेत्र में राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच में शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है। आपको पता है कि मणिपुर में काफ़ी समय से जो है चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था 4 जून 2023 को। ठीक है, ये जो आयोग गठित किया गया ये 3 सदस्यीय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया है। 2 अन्य सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें हैं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और दूसरे हैं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर। ठीक है, तो ये 3 सदस्यीय समिति है। आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए नया पैनल गठित किया गया है। इसमें 9 आधिकारिक सदस्य और 4 गैर सरकारी सदस्य तथा 1 सदस्य सचिव शामिल हैं। समिति में कुल 16 सदस्य हो सकते हैं। भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी एनएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रोनाब सेन को नई समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। टीवी सोमनाथन समिति के बारे में बात करते हैं। ये जो है 6 अप्रैल 2023 को गठित की गई है। टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में ये वित्त सचिव है। ठीक है, और ये किससे जुड़ी हुई है आप इसको ध्यान रखेंगे। ये एनपीएस की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया है, जो आपकी नेशनल पेंशन सिस्टम है। आपको पता है कि अभी फ़िलहाल में ही सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन और नई पेंशन का जो मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसी की समीक्षा के लिए कि एनपीएस में क्या क्या कमियाँ हैं और इसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, इसके लिए एक समीक्षा समिति जो है वो टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति के सदस्यों में कार्मिक सचिव, विशेष सचिव कार्मिक, व्यय विभाग और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष शामिल हैं। समिति के कार्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के वर्तमान ढांचे को किस तरह से बदलाव की ज़रूरत है, इस पर सजेशन देना है, सुझाव देना है। इसके बाद में आता है आपका हिंडनबर्ग मामला जो कि अडानी से जुड़ा हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को अडानी हिंडनबर्ग विवाद के बाद में शेयर बाजार के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति 6 सदस्यीय है और जिसको 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अध्यक्षता कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एम सप्रे। समिति के सदस्यों में जस्टिस जेपी देवधर, केवी कामथ जो कि एक अग्रणी बैंकर हैं, नंदन नीलकेड़ी जो कि इन्फोसिस की सह संस्थापक हैं, को फाउंडर हैं, ओपी भट्ट जो कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं और सोमशेखर सुंदरेशन जो कि वरिष्ठ वकील हैं। ये जो है इस 6 सदस्यीय समिति में शामिल हैं। ठीक है, प्रदर्शन, सम्मेलन, मेले और त्योहारों के बारे में बात करते हैं। विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन 2023 ये 25 से 28 सितंबर 2023 के बीच में जो है आयोजन किया गया। इसका ये 5वां विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन की जो थीम थी वो क्या थी? सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। ये इसकी थीम है, याद रखेंगे इसको। और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जो है इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 27-28 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और वर्ष 2023 के लिए इसकी जो थीम है वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। विश्व चुनावी निकाय संघ की 11वीं बैठक के बारे में बात करते हैं। 12 जुलाई 2023 को कोलंबिया के कार्टाजेना में
विश्व चुनाव निकाय संघ की कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय जो प्रतिनिधि दल था उसका नेतृत्व किसने किया? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। वर्तमान में दुनिया के लगभग 119 देश के चुनावी प्रबंधन निकाय इसके सदस्य हैं। AWEB की स्थापना जो हुई थी वो अक्टूबर 2013 में हुई थी दक्षिण कोरिया के सियोल में। 2023 की इस बैठक की थीम जो थी वो थी ए ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शन 2023। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 इसको देखते हैं। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, और ये जो सम्मेलन था ये 20-21 जुलाई को नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था। सेमीकॉन इंडिया 2023 के बारे में देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर में 25 से 30 जुलाई 2023 तक सेमीकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया था। इसका जो थीम था वो था भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। देखिए, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए आवश्यक हैं, बाकी आप इस पूरी थ्योरी को पढ़ते रहेंगे, इसमें से कोई जो है मतलब नहीं है। जो चीज़ें हैं जहाँ से पूछी जा सकती हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। यह एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 ये नई दिल्ली में 18 से 19 मई 2023 को आयोजित किया गया। यह आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स भारत सरकार के सहयोग से केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडिया के द्वारा किया गया था। थीम क्या थी इसकी? यूजरिंग इन सस्टेनेबल फ्यूचर। G20 अनुसंधान एवं नवाचार पहल समूह सम्मेलन 2023 ये दमन दीव में आयोजित किया गया था 18 मई 2023 को, और इसका थीम था एक समता मूलक समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार। अगर आपके पास में बुक है तो अपनी बुक में चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको हाईलाइट या अंडरलाइन करते चलेंगे। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन 2023 ये 29-30 अप्रैल 2023 को कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक 2023 में जो है मुंबई में आयोजित की गई है 23 से 25 मई के बीच में। इसकी पहली बैठक जो है वो कहाँ पे हुई थी? 2023 में अप्रैल में गांधीनगर में हुई थी। 22वीं विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 ये मलेशिया के कुआलालंपुर में जो है इसका आयोजन किया गया, ठीक है, 16 से 20 जुलाई के बीच में। और इस कांग्रेस की जो थीम थी वो थी रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ कार्बन फ्री फ्यूचर। 58वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 के बारे में बात करते हैं। ये जो है जर्मनी के बॉन नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। बॉन जलवायु सम्मेलन मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 के दौरान हासिल किए गए परिणामों और सफलताओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने का एक उपयुक्त अवसर था। IIAS 2025 सम्मेलन भारत फरवरी 2025 में कोच्चि केरल में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जिसका विषय रहेगा नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। IIAS के 2025 के वार्षिक सम्मेलन में 30 सदस्य देशों, 18 राष्ट्रीय अनुभागों और सदस्य देशों के 50 से अधिक IIAS विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक प्रशासन संस्थाओं के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा। 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। ये जो है 22-23 जून 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका केंद्रीय विषय था रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मुंबई में 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया था। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों का सम्मेलन ये नई दिल्ली में 20 जुलाई 2023 को आयोजित किया गया। इसमें कंबोडिया, वियतनाम और 10 आसियान देशों ने भी हिस्सा लिया था। G20 की तीसरी रोजगार कार्यदल की बैठक के बारे में देखते हैं। 31 मई से लेकर के 2 जून 2023 तक भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ILO मुख्यालय में तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में G20 के सभी सदस्य देशों, 9 अतिथि देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 78 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये बैठक भारतीय राष्ट्रपति द्वारा चुने गए EWG 2023 के लिए 3 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, वो 3 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनको लेकर के ये आयोजित की गई है? पहला है वैश्विक कौशल अंतराल को संबोधित करना, दूसरा है गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा, तीसरा है सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण। ये जो है 3 इसके प्रमुख मुद्दे हैं। G20 का विज्ञान 20 सम्मेलन 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन ये भोपाल में आयोजित किया गया था। थीम क्या था इसका? विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने की थी। ये आपको याद रखना है।
इसके बाद में बात करते हैं G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक के विषय में। 19 जून से लेकर के 22 जून 2023 तक G20 पर्यटन कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक जो है वो गोवा में हुई है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्रूज पर्यटन के बारे में बैठक के प्रथम सत्र को संबोधित किया था। G20 पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई थी? ये 22 से 24 मई 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की गई थी। पहली बैठक कच्छ के रण गुजरात में आयोजित की गई थी और दूसरी बैठक जो है पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित हुई थी। AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 6 से 7 जुलाई 2023 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में AI फॉर गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 51 रोबोट ने हिस्सा लिया, जिसमें से 9 कैसे थे? ह्यूमनाइट थे, जिसमें कई ने सम्मेलन में वक्ता के रूप में भी भाग लिया था रोबोट्स ने। ठीक है। सम्मेलन में कुल 183 देशों के 3000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे, जिसमें अमेजन और गूगल के भी प्रतिनिधि थे। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये जो है आयोजित किया गया है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 से 7 जुलाई 2023 को। सम्मेलन का उद्देश्य है हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। L20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। ये श्रमिकों के कल्याण से जुड़ा हुआ है और ये पटना में 21 से 23 जून 2023 को संपन्न हुआ है। L20 के अध्यक्ष और भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या के अनुसार विश्व में 94% मजदूर जो है वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तथा महिला कामगारों का जो प्रतिशत है असंगठित क्षेत्र में वो कितना है? 32% है। L20 में G20 देशों के श्रम संघों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत L20 की स्थापना बैठक का आयोजन भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में 18 से 20 मार्च 2023 को कहाँ पे किया गया था? अमृतसर में किया गया था। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त मेजबानी में 20 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वाले लगभग 30 देशों के 170 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स ने हिस्सा लिया था। मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया गया। ठीक है। पारिस्थितिकी, पशु व्यवहार, मनोविज्ञान, कानून, संघर्ष विश्लेषण, मध्यस्थता, शांति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स थे वो इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद में SCO पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक जो है ये काशी वाराणसी में हुई है 17 मार्च 2023 को। इस बैठक में काशी को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी भी घोषित किया गया है। बैठक में ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द SCO स्पेस इन 2023 की कार्य योजना को स्वीकार किया गया है। पर्यटन प्रशासन के SCO प्रमुख की अगली बैठक जो है कहाँ पे की जाएगी? 2024 में कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 तो ये 7 से 9 मार्च 2023 को जर्मनी में आयोजित किया गया। इसका नारा या थीम जो बोल सकते हैं वो है ओपन फॉर चेंज। महामारी के कारण व्यापार मेले पर 3 साल तक प्रतिबंध था। ITB बर्लिन 2023 का आधिकारिक मेजबान देश जो रहा था वो है जॉर्जिया। ITB बर्लिन 2023 को पर्यटन उद्योग क्षेत्र के लिए सबसे बड़े वार्षिक व्यापार मेलों में से एक माना जाता है। ITB बर्लिन 2023 के अनुसार 60 से ज़्यादा देशों के 10,000 से अधिक प्रदर्शक और लगभग 1,60,000 व्यापार आगंतुकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। ITB बर्लिन यूरोप के निर्माताओं को जोड़ेगा, जिससे उन्हें नए बाजारों को विकसित करने और प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ITB बर्लिन 2023 में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत मेले में हिस्सा लिया। भारत ने जो पार्टिसिपेट इसमें किया था तो भारत के जो भी व्यापार से जुड़ी हुई ब्रांड लाइन है वो है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। इस व्यापार शो में टीवी, सिनेमा, कमर्शियल, इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल स्टडी में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत ने गोल्डन और सिल्वर स्टार जो हैं वो जीते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं। कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट जो है भारतीय को दिया गया है। उत्तराखंड के व्यक्ति हैं ये, इनका नाम है डॉक्टर अरविंद सिंह रावत और इनकी शोध टीम ने मलेशिया में सेमीकंडक्टर चिप पर ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार करके अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट जो है वो जुलाई 2023 में प्राप्त किया है। उन्होंने इसका जो आविष्कार है, इसका जो पेटेंट है, अपने सहयोगी शोधार्थी मलेशिया के डॉक्टर जगदीश्वरन और डॉक्टर सेल्वा कुमार तथा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया के साथ मिलकर के दर्ज कराया। डॉक्टर अरविंद ने बताया कि यह चिप पर सबसे नए आकार और न्यूनतम क्षेत्रफल का ऑन चिप ट्रांसफॉर्मर है, जो आने वाले समय में 5G, 6G, टीवी, दूरसंचार, मोबाइल, लैपटॉप
कंप्यूटर एवं अन्य सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करेगा। ये मुख्यतः वोल्टेज लेवल को परिवर्तित करने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संचालित करने में विशुद्ध बाधा रहित डायरेक्ट करंट प्रवाहित करता है। वायरलेस दूरसंचार में चिप पर बने ट्रांसफार्मर पर दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं वो शोध कर रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है, इसलिए कोई भी देश इस आविष्कार का प्रयोग कर सकता है। और अभी तक बात करें तो सेमीकंडक्टर चिप के लिए विश्व भर की जो निर्भरता है वो विशेष रूप से इन 4 देशों पर है: चीन, ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, इसके बारे में बात करते हैं। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन 20 अप्रैल 2023 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया। यह ड्रोन ओडिशा स्थित स्टार्टअप बोनवी एरो के द्वारा बनाया गया है, तो इसका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी के पूर्वी कमान के तवांग में 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर 50 किलोग्राम कार्गो ले जाने वाले इस RM001 इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया है। बॉनवी एरो जिसने ये बनाया है AICCB, रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा और नीति आयोग समर्थित उद्यम है जो कार्गो परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का काम करता है। विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट जिसका नाम है सारा, इसका अनावरण किया गया है। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा 27 अप्रैल 2023 को पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का जो है अनावरण किया है। सारा स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ में ग्राहकों के चेहरे का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगी। यह सुविधा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के ICD ब्रुकफील्ड प्लेस में जो है स्टार्ट करी गई है। स्काई हॉक के बारे में बात करते हैं। ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ओडिशा के संबलपुर स्थित वीरेंद्र सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर से शुरू हुई स्टार्टअप फर्म जिसका नाम है IG ड्रोन, इसने भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है। स्काई हॉक लगभग 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर के वजन लेकर के उड़ान भर सकता है और यह ड्रोन आर्टिफिशियल रसायन और थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीकी से भी लैस है। यह ड्रोन IP67 रेटेड है। इसे NAVLC प्लस GPS नेविगेशन सैटेलाइट के कॉम्बिनेशन के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। ये अपनी मुख्य गति में 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है। भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर, ये टैफे कंपनी ने बनाया है, ठीक है। ट्रैक्टर प्रमुख टैफे और IIT कानपुर इन दोनों ने मिलकर के सड़कों पर संचालन के लिए भारत के पहले 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है। IIT कानपुर के डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और प्रोफेसर तरुण गुप्ता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इम्प्रिंट 2 पहल के तहत इस योजना के लिए 1.60 करोड़ मंजूर किए हैं। जापान, अमेरिका, चीन, स्वीडन, डेनमार्क और कोरिया सहित कई देश पहले से ही अपने वाहनों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। भारत भी जो है इस श्रेणी में शामिल हो गया है। स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट, इसके बारे में देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स ये कंपनी है, इसने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया मतलब 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। भारत वर्तमान में देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए इन रोबोटों को अमेरिका और स्विट्जरलैंड से आयात करता है। स्वदेशी रोबोट और पहनने योग्य एक्सको स्केलेटन को DRDO लैब्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलोर के सहयोग से विकसित किया गया है। स्वयं रोबोटिक्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जिनका नाम है विजय R सीलम, इन्होंने बताया कि चौगने या रोबोट जो होते हैं 4 पैरों वाले रोबोट हैं जो असमान और ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में भी चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए लेह और लद्दाख जैसे जो स्थान हैं जहां सैनिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में नेविगेट करना पड़ता है, वहां पर इन रोबोटों का यूज़ किया जा सकता है। ये रोबोट आतंकवादी गतिविधियों और अन्य असुरक्षित स्थानों की पहचान करने और देश के किसी भी हिस्से की निगरानी किए जा सकने वाले दृश्यों को कैप्चर करने में भी सक्षम है। और एक बार जो ये रोबोट है वो 25 किलो वजन लेकर के जा सकता है, पेलोड ले जा सकता है और सैनिकों के साथ चल सकता है। इन रोबोटों का उपयोग परमाणु संयंत्रों और अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में प्रथम देश की पहली स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन के 2023 के लास्ट तक चलाने की घोषणा की है। इस हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली ट्रेनों को वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चलाई जाएगी? ये कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 तक चलेगी और कालांतर में इसे अन्य स्थानों पर भी विस्तारित किया जाएगा, अन्य स्थानों पर भी चलाया जाएगा। हाइड्रोजन से संचालित इन ट्रेनों को पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिल्मोरा वाघई,
मारवाड़, देवगढ़, मदरिया जैसे ऐतिहासिक नैरो गेज मार्गों पर चलाया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेनें पारंपरिक डीजल इंजनों की जगह हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का यूज़ करती हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परिवर्तित करके बिजली उत्पन्न करता है। इस बिजली का उपयोग ट्रेन की मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है। भारत की पहली सौर कार जिसका नाम है ईवा, ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2023 में भारत की पहली सोलर कार से चलने वाली कार जो है वो प्रदर्शित की गई है। ये कार पुणे की स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है वेव मोबिलिटी, इसके द्वारा प्रदर्शित की गई है। नाम इसका ईवा है, नाम याद रखेंगे। यह कार एक बार में चार्ज होने के बाद में 210 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक चल सकती है। ये बिजली की जगह केवल धूप से ही चार्ज होगी, ठीक है। मिनी इलेक्ट्रिक कार है। इस कार में 6 वॉट लिक्विड कूल्ड PMSM इलेक्ट्रिक मोटर और 14 kWh बैटरी दिया गया है। यह एक बार चार्ज होने के बाद में 250 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रमन 2 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है इसरो ने, ठीक है, 21 जुलाई 2023 को। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित अपने इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में लिक्विड थ्रस्टर टेस्ट फैसिलिटी परीक्षण रेंज में रमन 2 इंजन का प्रयोग किया गया। इसका सामान्य चैम्बर दबाव 8.5 बार एब्सोल्यूट है। इंजन में मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ट्राइटॉक्साइड का प्रोडक्ट के रूप में उपयोग किया गया है। इससे पहले जून 2023 में स्काई रूट के क्रायोजेनिक इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया था। भारतीय निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने रमन 1 इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा है। नवंबर 2022 में स्काई रूट एयरोस्पेस ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम S का सफल परीक्षण किया था। इसके बाद में आता है संचार उपग्रह सैटरिया-1, इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है 18 जून 2023 को। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सैटरिया-1 इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। $540 मिलियन मूल्य की इस परियोजना का उद्देश्य इंडोनेशिया के सबसे अलग थलग पड़े क्षेत्रों को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। 4.5 टन के सैटरिया उपग्रह को थेसएनिमिया स्पेस के द्वारा बनाया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं सहित 1.5 लाख सार्वजनिक सुविधाओं को निःशुल्क इंटरनेट कनेक्शन इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये उपग्रह इंडोनेशिया के पूर्वी पापुआ क्षेत्र के ऊपर कच्ची स्लॉट में चक्कर लगाएगा। इसमें 150 गीगाबाइट प्रति सेकंड की थ्रूपुट क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम स्पेस की दूसरी उड़ान। अंतरिक्ष पर्यटन कराने वाली अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरी चार्टर्ड उड़ान 9 दिन की यात्रा के बाद में 30 मई 2023 को पृथ्वी पर वापस लौटी है। सऊदी अरब के 2 अंतरिक्ष यात्रियों रैयाना बरनावी, फाइटर पायलट अली अलकरनी तथा अन्य 2 को लेकर के स्पेस एक्स का कैप्सूल 30 मई को देर रात मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। सऊदी के इन अंतरिक्ष यात्रियों में बरनावी स्टेम सेल रिसर्चर हैं और ये अंतरिक्ष की सैर करने वाली पहली सऊदी महिला हैं। इस उड़ान में जाने वाले 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों में एक हैं उद्योगपति जॉन शाफनर और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन। मिशन गगनयान के सर्विस मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया गया है 19 जुलाई 2023 को। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में इसका हॉट टेस्ट 250 सेकंड तक चला था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि परीक्षण में 440 न्यूटन थ्रस्ट क्षमता के 5 लिक्विड OPG मोटर इंजनों के साथ में 100 न्यूटन थ्रस्ट क्षमता के 16 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर चला करके जो है वो परखे गए हैं। यह SMP प्रणाली इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने डिजाइन, विकसित और साकार की है। वहीं सर्विस मॉड्यूल एक बाई प्रोपेलेंट आधारित प्रोपल्सन प्रणाली है। तो नाम आपको याद रखना है यहाँ से। इसरो ने बताया कि मिशन के दूसरे चरण के परीक्षण में यह पहला हॉट टेस्ट था और एक हॉट टेस्ट में किसी इंजन को चलाने के लिए जरूरी सभी पक्षों को जांचा जाता है। उनकी क्षमता व यान के साथ में उनका जो समन्वय है उसको देखा जाता है। भारतीय खगोल शास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नामकरण किया गया है। 7 जुलाई 2023 को एरिजोना USA में आयोजित क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का सम्मेलन 2023 में लघु ग्रह 33928 का नया नामकरण भारतीय खगोल शास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर 2000 LJ27 रखा गया है। तो इतना ही आपको इसमें से याद रखना है। स्पेस एक्स रॉकेट से आयनमंडल की परत में हुआ अस्थायी छेद। एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के मालिक हैं और स्पेस एक्स के रॉकेट ने पृथ्वी के पास मौजूद आयन मंडल में एक अस्थायी छेद कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यूरोप का
यूक्लिड अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है 1 जुलाई 2023 को। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्पेस टेलीस्कोप यूक्लिड को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसके द्वारा अंतरिक्ष के एक विशाल हिस्से का निरीक्षण करने की योजना बनाई गई है। यूक्लिड जो है ये आकाश के 1/3 से ज़्यादा भाग को जो है उसका अवलोकन करेगा और ब्रह्मांड का एक विस्तृत 3D मानचित्र जो है वो तैयार करेगा। ऐसे में वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यूक्लिड इंफ्रारेड डिटेक्टर का प्रयोग करके ब्रह्मांड की इस अनदेखी दुनिया की जानकारी जुटाने में मददगार साबित होगा। लगभग 6.5 करोड़ यूरो की लागत से तैयार यह टेलीस्कोप रूसी रॉकेट सोयूज के जरिए 2022 में लॉन्च होने वाला था, लेकिन फिर यूक्रेन और रूस के बीच में जो आक्रमण वगैरह वो सारी चीज़ें चली, तो इस वजह से बाद में से एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। 1.2 मीटर व्यास के मुख्य दर्पण वाला लगभग 2 टन वजन वाला यह टेलीस्कोप प्रक्षेपण वाले दिन के ठीक 30 दिन बाद पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट L2 में स्थापित हो गया, जहां से अपने खगोलीय प्रेक्षणों को अंजाम दे रहा है। दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह जुपिटर 3 का सफल प्रक्षेपण कर दिया गया है 28 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स के फॉल्कन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स हैवी रॉकेट ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर 39A से मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित अब तक के सबसे बड़े उपग्रह जुपिटर 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नवंबर 2022 में नासा के आर्टेमिस 1 चंद्रमा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के बाद फॉल्कन हैवी जो रॉकेट है वर्तमान में उड़ान भरने वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। जुपिटर 3 जिसे इको स्टार XXIV भी कहा जाता है, यह एक इको स्टार कंपनी ह्यूजेस का उपग्रह है। अगली पीढ़ी के अल्ट्रा हाई डेंसिटी सैटेलाइट के रूप में से उत्तर और दक्षिण अमेरिका में ग्राहकों को गीगाबाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जुपिटर 3 एक अति उच्च घनत्व वाला उपग्रह है। इसकी क्षमता 500 गीगाबिट प्रति सेकंड है, यानी गीगाबिट मतलब जीबी पर सेकंड। जुपिटर 3 3 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा प्रभावशाली आयाम वाला विशाल उपग्रह। इसका वजन है 2948 केजी। स्काईरूट ने क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का सफल परीक्षण किया है। हैदराबाद स्थित स्काईरूट ने स्वदेशी रूप से विकसित अपने इस मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण नागपुर में सौर उद्योग प्रणोदन परीक्षण सुविधा केंद्र में किया। नाम इसका याद रखेंगे, धवन 2। ठीक है, सौरमंडल का सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह जो है वो बृहस्पति बन चुका है। 12 नए चंद्रमाओं की खोज हुई है। फरवरी 2023 में इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई। बृहस्पति के पास में कुल 92 चंद्रमा हैं और दूसरे स्थान पर शनि जो है 83 चंद्रमाओं के साथ है। 2021 और 2022 में हवाई और चिली में टेलीस्कोप की मदद से इन चंद्रमाओं की खोज की गई है। नवीनतम खोजे गए चंद्रमाओं का आकार 0.6 मील से लेकर के 2 मील तक है, यानी 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की रेंज में है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का पता लगाने के लिए नासा आने वाले दिनों में यूरोपा क्लिपर मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला है। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के द्वारा हाल ही में अहमदाबाद में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। रक्षा प्रतिरक्षा से जुड़े हुए चीज़ों को देखते हैं। एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 जून 2023 को। और भारतीय नौसेना कर्मियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ाने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि केरल में एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव को जो है यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। इन्फोविजन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा निर्मित शिप हैंडलिंग सिम्युलेटर को 18 देशों में निर्यात किया गया है। ASW/SWC श्रेणी का तीसरा जहाज है अंजदीप। भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स GRSE द्वारा बनाए जा रहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के 8 जहाज़ों में से तीसरा, जिसका नाम है अंजदीप, 13 जून 2023 को मैसर्स LNT कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। 29 अप्रैल 2019 को MOD और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच में 8 जहाज़ों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले दिसंबर 2022 में पहला जहाज अर्नाला लॉन्च हुआ था और मार्च 2023 में दूसरा जहाज एंड्रॉथ जो है वो लॉन्च किया गया था। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने 7 जून 2023 को उड़ीसा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का वजन 11,000 किलोग्राम है। 2000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता के साथ में कई टारगेट को ये ध्वस्त कर सकती है। अग्नि 1 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ है 1 जून 2023 को।
अग्निवन का प्रशिक्षण प्रक्षेपण जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, इसका संचालन त्रिसेवा सामरिक बल कमान यानी एसएफसी के द्वारा किया गया। तारपीडो वरुणास्त्र का पानी के अंदर लक्ष्य भेदने का सफल परीक्षण हुआ है। तारपीडो वरुणास्त्र नाम याद रखेंगे। अपने एक गाइडेड मिसाइल डी ड्रॉयर युद्धपोत आईएनएस मार्मुगाओ से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के 14 मई 2023 के सफल परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना में एक और बड़ी उपलब्धि 6 जून 2023 को उस समय प्राप्त की गई जब स्वदेश निर्मित भारी वजन वाले एक तारपीडो का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा विकसित इस भारी वजन वाले तारपीडो को समुद्र के देवता वरुण के नाम पर वरुणास्त्र नाम दिया गया है। तारपीडो का 95% हिस्सा भारत में बनाया गया है। 1.5 टन वजनी व लगभग 8 मीटर लंबे वरुणास्त्र की रेंज 40 किलोमीटर तक हो सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक 40 नॉट्स 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लक्ष्य को निशाना बना सकता है। नौसेना के युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ से 14 मई 2023 को किया है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से लक्ष्य तक पहुंचती है। भारत अब इस मिसाइल का निर्यात भी कर रहा है। फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ में 37.4 करोड़ डॉलर के अनुबंध पर जनवरी 2022 में हस्ताक्षर किए हैं। संशोधक जहाज भारतीय नौसेना के लिए LNT GRSE द्वारा सर्वे वेसल्स प्रोजेक्ट का चौथा जहाज जिसका नाम है संशोधक, ठीक है, शोधकर्ता मैसर्स LNT कट्टुपल्ली चेन्नई में 13 जून 2023 को इसको लॉन्च किया गया। इस परियोजना के पहले 3 जहाज़ों में देखेंगे तो पहला था संध्यापक, दूसरा था निर्देशक और तीसरा था इच्छक, ठीक है। इनको क्रमशः 5 दिसंबर 2021 और आपके निर्देशक को 26 मई 2022 और इच्छक को 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। सर्वेक्षण पोत जो कि चौथा वाला है, इसकी संशोधक की जो लंबाई है वो है 110 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है और विस्थापन क्षमता इसकी 3400 टन है। INS मगर भारतीय नौसेना के सबसे पुराने लैंडिंग पोतों में से एक INS मगर को मई 2023 में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। इसे नौसेना में 1987 में कमीशन किया गया था। MRSAM का सफल परीक्षण 7 मार्च 2023 को हुआ है। भारतीय नौसेना द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। इसके बाद में आपके पुरस्कार और आपके खेल बचे हैं और इसी के साथ में आपकी घटनासार की जो अर्धवार्षिकी है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगी। इंतज़ार करिए दिसंबर के समाप्त होने का, और जैसे ही दिसंबर समाप्त होगा इसके बाद में आपकी आई दृष्टि और घटनासार का पूरा वर्ष का जो संस्करण है वो आएगा और उसको भी मैं आपको यहाँ से कंप्लीट करा दूंगा। 30 सालों के UPPCS के पेपर्स की सीरीज़ भी मैंने चला रखी है, उसको देखते रहें। चाहे आप RO की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिलेंगे। वीडियो के साथ साथ में जो भी PDF है, एक्सप्लेन PDF है, एक्सप्लेनेशन के साथ में है, उसको भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करते रह रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आपको रिवीजन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उससे जुड़े रहें अगर आपको अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।